हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। एज यूजुअल हम अभी जो कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ टॉपिक्स और रह रहे थे। और टॉपिक आज का हमारा है दैट इज द ज्योमेट्री विद द एग्जांपल नंबर्स। ठीक है, हम ये स्टार्ट करेंगे। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें यहाँ पर दे रखा है इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, इनसे कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक तो बहुत ज़रूरी देखना चाहिए और पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखें, सो दैट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलेंगे। और शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको जो डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। लेकिन सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने से पहले यदि आप न्यू हैं और आपने हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक तो कर ही लीजिए, शेयर आप अपने दोस्तों को कर सकते हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिलती रहें। अब देखिए, हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सेक्शन फार्मूला। नॉर्मली सेक्शन फार्मूला को हम जब देखते हैं तो यहाँ तो हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे। और यहाँ पर सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से, बी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से। राइट, ये जो हमारे पास सी पॉइंट दे रखा है ये इस ए और बी को m रेशियो n के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, इस सी का को हम z सपोज कर सकते हैं, ये z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। राइट, तो हमें सेक्शन फार्मूला में ये दिखाना होता है कि सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर ही देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कंसिडर ए लाइन सेगमेंट ए बी with A represented by Z1 and B by Z2। ठीक है, so let us consider C whose complex number is Z dividing the line segment AB in the ratio m is to n। राइट, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब सेक्शन फार्मूला जो हम यूज करते हैं फॉर इंटरनल डिवीजन, तो वो हमारे पास आएगा दैट विल बी z इज इक्वल टू m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 अपॉन m प्लस n। एंड फॉर एक्सटर्नल डिवीजन z इज इक्वल टू mz2 nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर Z1 और Z2 आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम मूव करेंगे तो दैट विल बी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में होता क्या है,
यदि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इसको हम ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दे सकते हैं हम, ठीक है। और ये इसको आप Z1, इसको आप Z2, इसको आप Z3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सेंट्रॉइड होता क्या है। आपको बता दूं, सेंट्रॉइड जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। आप यहाँ से एक मीडियन और यहाँ से आप एक मीडियन, ये वाला मीडियन, जहां पर ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड, राइट। ओके, तो जो हमारे पास ये सेंट्रॉइड है, राइट, वो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसको AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और यदि मैं, जो D होता है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, तो यदि इसका ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं Z2 प्लस Z3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि मिड पॉइंट है। और यदि मैं फिर यहां से सेक्शन फार्मूला लगाऊं तो यहां पर मेरे पास सेंट्रॉइड आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी बच्चे याद कर लेते हैं, राइट, सेंट्रॉइड ही होता है भाई। ओके, तो यदि मुझे सेंट्रॉइड निकालना होता है O पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 2 इंटू Z1 प्लस Z2/2, 1 इंटू Z1, ये कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन 2 प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट O होगा दैट विल बी, और ये Z2 और Z3 है, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z1/3। तो हमारे पास जो सेंट्रॉइड होता है वो ये होता है। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड निकालने का ये वे है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है, इनका सबका सम करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो यहां से हमारे पास सेंट्रॉइड आ जाता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंटर। ऑर्थोसेंटर को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर फिगर में। पहले फिगर ले लेते हैं ऐसे, दैट इज AZ1, BZ2, PZ3, ऐसे करके हम इसको HSG, ये भी 2:1 रेशियो दे रखा है। तो हम यहाँ से ऑर्थो सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और सर्कम सेंटर भी। ठीक है, आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर हमारे पास होता है द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ऑर्थो सेंटर होता है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से जब भी फाइंड करना होता है इस चीज को, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को अलग तरीके से बिहेव करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास इफ सर्कम सेंटर S इज द ओरिजिन, ठीक है, सर्कम सेंटर जो है वो यदि हमारे पास ओरिजिन है, तो लेट H इज इक्वल टू ZH एंड S इज इक्वल टू 0, क्योंकि
सर्कमसेंटर इज द ओरिजिन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जैसा हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोइड जो हमारे पास है जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 था, दैट इज द सेंट्रोइड, अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। H को हमने ऑर्थो सेंटर कहा है, S को हमने सरकम सेंटर कहा है। यदि सरकम सेंटर हमारे पास ओरिजिन है तो मैं इनके बीच में रिलेशन दिखा रहा हूं कि जो हमारे पास G होगा यहां से, दैट विल बी 2 into 0 1 into ZH, ये ZH ही है, ध्यान रखना ये 0 है, ठीक है। इस H को इसने ZH कह दिया, इसको इसने 0 कह दिया, होल अपॉन 2 + 1, इट मीन्स हमारे पास बचा क्या, दैट इज ZH अपॉन 3। तो यहां से ZH की जो वैल्यू है दैट विल बी 3G होगी, और G 3G की वैल्यू आप यहां से देखो, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3G। इट मीन्स आप यहां से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कह सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर्स वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो दे शुड बी द रिलेशन, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बता दूं कि जी हमारे पास इसने सेंट्रोइड बोल रखा है, एस हमारे पास सरकम सेंटर है, एच हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, इसको हम जो सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं तो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है, और ये ऑर्थो सेंटर दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशन निकाला हुआ है, इसको H इसको S को हमने 0 सपोज किया, H हमारे पास ZH है और G हमारे पास हमने सेंट्रोइड निकाल ही रखा था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि मैं कैसे ये चीज़ फाइंड कर सकता हूँ या ये चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेट लाइन से कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये बताना आपको जरूरी है, कॉनिक सेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। यहां से नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ कंसेप्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the 2 points Z1 and Z2, ठीक है। ओके, हम यहां से इसको समझें तो ये आपके पास आएगा X O Y। हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज Z1, B एक अनदर पॉइंट है दैट इज Z2, C एक अनदर पॉइंट है दैट इज Z। ओके, हमें क्या दिख रहा है कि जो AB हमारे पास कोई बिग स्ट्रेट लाइन है जहां पर एक C एक पॉइंट दे रखा है जिसको हम Z कह के चल रहे हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन यदि A और B फाइंड करते हैं तो दैट इज द स्ट्रेट लाइन, और AB और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यदि AB और BC क्योंकि कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बिटवीन देम दोनों पैरेलल भी है एक दूसरे के,
जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो एंगल बिटवीन देम हमारे पास 0 होता है। तो हम यहां से लेट करते हैं ए Z1 B Z2 are shown in the figure. This is Z2, right? So let us consider a point C whose position vector is Z, which is on the straight line AB. Thus the angle between AB and BC is 0. So argument of Z1 minus Z2 upon Z2 minus Z1, that will be 0. तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो वहां से जब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1, उसका आर्गुमेंट होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास Z माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 होगा, दैट विल बी प्योरली रियल, प्योरली रियल। ये हमारा प्योरली रियल है, ठीक है? इस टाइप से हम कह सकते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो यू शुड नो, इससे आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा अनदर। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z to be purely real, तो Z इज इक्वल टू Z कंजुगेट होगा, ठीक है? अच्छा, तो इट मीन्स अभी हम जो पीछे बात कर रहे हैं कि हमारे पास Z माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1, उसका कंजुगेट लिख देंगे Z माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल कंजुगेट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। इसी पूरी टर्म को यदि देखो, एक तो नॉर्मली यहां से भी सॉल्व हो सकता है, इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको यदि हम लिखना चाहें डिटरमिनेंट के फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हैं Z कंजुगेट Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट 1 1 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ये जो वे है ये किस चीज के लिए है? जब भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं A B C, और ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है, ये हमारे पास Z है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, 3 पॉइंट्स यदि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है तो 3 पॉइंट्स यदि हमारे स्ट्रेट लाइन, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो 0 होता है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है हाफ ऑफ Z इंटू Z कंजुगेट, Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, Z2 माइनस Z2 इंटू जो भी Z2 कंजुगेट, और यहाँ पे 1 1 1, ये डिटरमिनेंट मेथड है,
और ये जो 1/2 आपका है ये इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है दिखाने का। इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इससे ये चीज़ क्लियर है कि जो हमारे पास पॉइंट्स Z1 Z2 Z कह लीजिए Z1 एंड Z2 टू लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यदि आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप क्लियरली ये चीज कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक वे है इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आ गया। हालांकि हम इसको और आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं इफ वी वांट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी ज्यादा जरूरत है। आपको जो चीज समझनी चाहिए थी वो यहाँ तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। So let us understand the slope of the given line। देखिए a बार z, a z बार प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, यदि यहां पर मैं पुट कर दूं क्या z को x प्लस आई वाई, ये बताया कि कंजक्ट मेरे पास वो x प्लस आई होगा। I all these values here equation, it means हमारे पास यहाँ से a बार x प्लस आई वाई, a x माइनस आटा वाई प्लस b जो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a बार x a बार आटा प्लस x माइनस a वाई आटा प्लस b इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको चाहे तो a बार y आटा लिख सकते हैं। x वाली टर्म एक साथ रख देते हैं, सो a बार प्लस a बार रख देता हूँ, x y वाली टर्म में यूज करता हूँ तो आयोटा y बना जाएगा, और यहाँ से आपका a बार माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक, जो स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास है माइनस a प्लस a बार अपॉन, ध्यान रखिए यहाँ पे साथ रहेगा कोफिशिएंट ऑफ y में आयोटा a बार माइनस a। ठीक है, इसका हमारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको चेंज करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस a बार अपॉन आयोटा a प्लस a बार, आई कैन राइट दिस। और इसका मतलब हमारे पास होता है दैट इज ट्राई रियल पार्ट ऑफ a, क्योंकि a कंजुगेट हम करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस a कंजुगेट करेंगे तो रियल पार्ट, ठीक है ना, जो हो जाएगा। यहाँ पर आएगा दैट इज आयोटा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। इट मींस तो कैंसिल हुआ, उसके माइनस 1 है, तो ये माइनस रियल पार्ट ऑफ ए ऑन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। ठीक है, तो दैट इज द वे कैसे हम स्लोप गिवन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अनदर कांसेप्ट है दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोपर बाइसेक्टर्स। आप ये चीज भी इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कांसेप्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट, देखिए एक्टिव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास होता है, ये एक ट्रायंगल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है। ये एक पॉइंट है जिसका हम पोजीशन वेक्टर को कह सकते हैं। ए भी एक अदर लाइन पर ए बी का ट्रायंगल तो रहे हैं, और ए बी एक लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा है और जो मिड पॉइंट पे काट रहा है, दैट इज द बाइसेक्टर। इसका हमारे पास Z1 और इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहे हैं। इस तो क्लियर है इसमें, जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकलते हैं तो हमारे पास PA इज इक्वल टू PB होता है। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB, राइट। PA इज इक्वल टू PB का तो आई कैन दैट इज P यदि फाइंड करते हैं दैट विल बी Z माइनस J1 मोल्स इज इक्वल टू माइनस Z2 मॉडल। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, P इक्वल टू PB इज एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर वेक्टर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड। तो ये इक्विडिस्टेंस जब ये चीज
लोकस जो इसको कहेंगे की जाती है कि आप यहाँ पर भी पॉइंट ले ले, वो यहाँ इक्वी डिस्टेंस होता है, वो ये होता, वो ये होता, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो ये चीज मैं पर डिस्कशन कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। यहाँ से स्प्रिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ पर बस आएगा z माइनस z1 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। अब हमें यह है कि मॉडुलस ऑफ लेयर को z इंटू जेड कंजुगेट कहते हैं, तो ये वाला फंडा हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, z माइनस z1 इंटू z माइनस z1 का कंजुगेट, z माइनस z2 इंटू z माइनस z2 का कंजुगेट। यहाँ से z माइनस z1, वहाँ से z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट माइनस z2 इंटू माइनस z2 कंजुगेट, ये z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करके ये जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा बचेगा, दैट इज राइट हियर, वहाँ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ z इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, z1 कंजुगेट को लिखेंगे दैट इज z माइनस z z1 z कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इक्वल टू 0 ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब मुझे जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, आई से दिस इज a एंड कंप्लीट इज b, इसको लिखूं राइट। तो हमारे पास हमें फाइनली एक्चुअली क्या इक्वेशन चाहिए, यहाँ सेट करता हूँ कि z2 माइनस z1 इक्वल टू a, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास a कंजुगेट हो जाएगा, a कंजुगेट z प्लस z कंजुगेट a, और इस वाले पार्ट को हम b सपोज कर लेते हैं, z1 कंजुगेट माइनस z2 जनरेट, इसको हम b कह देते हैं इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, क्योंकि मुझे एज टीचर आप समझाएगा ना, तो एज टीचर मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। एक कंसेप्ट ले लेते हैं सो दैट चीजों को समझ पाए, वैसे बहुत सारी है डिस्कस करने के लिए, अभी मुझे लगा नहीं कि हमारे लेक्चर के अंदर ये चीजें कंप्लीट आएगी, सो इसलिए मैं आपको ये चीज कहता हूँ। देखिए, distance of a given point from a given line, distance of a given point from a given line, तो इसमें हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मान लो ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन पॉइंट है और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, जेड, ये लाइन सपोज मेरे पास गिवन है, तो a जेड बार प्लस a बार जेड प्लस b, अभी आपने कहा कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं आप इसको। ठीक है, अभी हमने है इसको। ओके, यहाँ पे हमें डिस्टेंस करनी थी, और डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं दैट यू मस्ट नो। ये मैं यहाँ से ये कह दूं कि दैट इज इक्वल टू a लगा दूं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले करूँ कि मेरे पास जेड नो है दैट इज x नो प्लस आयोटा है, और रूट यहाँ कर रहा हूँ x जेड प्लस आयोटा y क्या देता हूँ x प्लस आयोटा y। ठीक है, कंसिडर, ये हमारे पास पॉइंट कह दिया मैंने, लेट e z नॉट इज ए पॉइंट, राइट। अब मैं जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ए जेड नॉट प्लस ए नॉट जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कंजुगेट का मतलब होता है x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको यदि मैं सोल्व करूंगा दैट इज ए एक्स माइनस आयोटा ए वाई ए बार एक्स प्लस आयोटा ए बार वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए प्लस ए बार इंटू एक्स, यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आयोटा वाई कॉमन आएगा, और ये वाले टर्म पहले लिखेंगे, ये हम बाद में लिख देंगे, दैट विल बी ए कंजुगेट माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब जैसा कि मैं बता रहा कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया है ये वाली पार्ट, ये हमने कर ही रखा है। तो डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस पी क्यू। तो वो मुझे क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये है, इसको मैं x0 y0 करके लिख सकता हूँ ना कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। और मुझे करना क्या है, यहाँ पुट करना होता है x y की जगह। तो a प्लस ए बार इंटू एक्स नोट आयोटा ए बार माइनस ए इंटू वाई नोट प्लस बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस ए बार का स्क्वायर प्लस ए बार माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल चीजें आएगी वो ये आ जाएगी। इस टाइप से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और इसको हम यदि सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी जेड नॉट ए बार प्लस ए जेड नॉट बार प्लस बी। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास बचेंगी उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ऑफ, अब इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा, दैट इज फॉर रियल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। दिख रहा है नहीं? आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन। ये इसको मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, राइट। सपोज आपको नहीं दिख रहा है तो ना इतना भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इतना भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो यहाँ पर आएगा जेड नोट ए बार प्लस ए जेड नोट बार प्लस बी होल अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर। हम इसके मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये फाइनली हमारे पास आगे जाकर के चीजें हो जाएगी, दैट इज जेड नोट ए बार प्लस ए जेड नोट बार प्लस बी होल अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। तो ये रहेगा हमारे पास आंसर इसका, डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। ठीक है, कुछ और भी हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, तो उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो अब 37 मिनट की हो चुकी है और इतनी लंबी वीडियो मुझे नहीं लगता हमें बच्चों को ज़्यादा देनी चाहिए। तो इसलिए मैं जितना 30-35 मिनट्स की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट स्टूडेंट बोर ना हो। ये जो कंसेप्ट हमारे पास हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यूसली अच्छी नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको ये टॉपिक यदि सपोज डिफिकल्ट लग रहा है तो इस टॉपिक को आप फिर दोबारा से देखना चाहें तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद फिर दोबारा से इस टॉपिक को देखें, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कनेक्टेड है, तो तभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और सपोज आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपको तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसी पे बेस्ड जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जिसके ऊपर कम फोकस किया जाता है, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर श्योर IIT में आते हैं और आपको वो समझ में आ पाए। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर देखिए, जरूर पढ़िए एक बार। आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा इवन इफ यू वांट टू क्रैक IIT। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप लाइकिंग, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।